नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध एक बार फिर एक कहानी मेरी जुबानी सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अगला हिस्सा। जैसा कि मैंने आपको पिछले हिस्से में बताया हुआ था कि सत्य के प्रयोग को मूलतः 5 भागों में लिखा गया है और इसके अंतर्गत इनके अपने अनुभाग हैं। आज हम दूसरा भाग शुरू करते हैं। भाग दूसरा, अध्याय 1, रायचंद भाई। पिछले प्रकरण में मैंने लिखा था कि बंबई के बंदरगाह में समुद्र तूफानी था। जून जुलाई में हिंद महासागर के लिए वो आश्चर्य की बात नहीं मानी जा सकती। अदन से ही समुद्र का ये हाल था। सब लोग बीमार थे, अकेला मैं मौज में था। तूफान देखने के लिए डेक पर खड़ा रहता, भीग भी जाता। सुबह के नाश्ते के समय मुसाफिरों में हम 1 या 2 ही मौजूद रहते थे। जई की लपसी हमें रकाबी की गोद में रखकर खानी पड़ती थी, वरना हालत ऐसी थी कि लापसी ही गोद में फैल जाती। मेरे विचार में बाहर का ये तूफान मेरे अंदर के तूफान के चिन्ह रूप था। पर जिस तरह बाहरी तूफान के रहते मैं शांत रह सका, मुझे लगता है कि अंदर के तूफान के लिए भी वही बात कही जा सकती है। जाति का प्रश्न तो था ही, धंधे की चिंता के विषय में भी मैं लिख चुका हूँ। इसके अलावा सुधारक होने के कारण मैंने मन में कई सुधारों की कल्पना कर रखी थी, उसकी भी चिंता थी। कुछ दूसरी चिंताएं अनसोची उत्पन्न हो गईं। मैं माँ के दर्शनों के लिए अधीर हो रहा था। जब हम घाट पर पहुंचे, मेरे बड़े भाई वहां मौजूद ही थे। उन्होंने डॉक्टर मेहता से और उनके बड़े भाई से पहचान कर ली थी। डॉक्टर मेहता का आग्रह था कि मैं उनके घर पर ही ठहरूं, इसलिए मुझे वहीं ले गए। इस प्रकार जो संबंध विलायत में जुड़ा था वो देश में कायम रहा और अधिक दृढ़ बनकर दोनों कुटुंबों में फैल गया। माता के स्वर्गवास का मुझे पता नहीं था। घर पहुंचने पर इसकी खबर मुझे दी गई और स्नान कराया गया। मुझे ये खबर विलायत में ही मिल सकती थी, पर आघात को हल्का करने के विचार से मुंबई पहुंचने तक मुझे इसकी कोई खबर न देने का निश्चय बड़े भाई ने कर रखा था। मैं अपने दुख पर पर्दा डालना चाहता हूँ। पिता की मृत्यु से मुझे जो आघात पहुंचा था, उसकी तुलना में माता की मृत्यु की खबर से मुझे अधिक आघात पहुंचा। मेरे बहुतेरे मनोरथ मिट्टी में मिल गए। पर मुझे याद है कि इस मृत्यु के समाचार सुनकर मैं फूट फूट कर रोया नहीं था। मैं अपने आंसुओं को भी रोक सका था और मैंने अपना रोज का कामकाज इस तरह शुरू किया था मानो माता की मृत्यु हुई ही ना हो। डॉक्टर मेहता ने अपने घर जिन लोगों से मेरा परिचय कराया, उनमें से एक का उल्लेख किए बिना काम नहीं चल सकता। उनके भाई रेवाशंकर जगजीवन तो मेरे आजन्म मित्र बन गए, पर मैं जिनकी चर्चा करना चाहता हूँ वे हैं कवि रायचंद्र अथवा राजचंद्र। वे डॉक्टर के बड़े भाई के जामाता थे और रेवाशंकर जगजीवन की पीढ़ी के साक्षी तथा कर्ता धर्ता थे। उस समय उनकी उम्र 40 साल से अधिक नहीं थी। फिर भी अपनी पहली ही मुलाकात में मैंने ये अनुभव किया था कि वे चरित्रवान और ज्ञानी पुरुष हैं। वे शतावधानी माने जाते थे। डॉक्टर मेहता ने मुझे शतावधान का नमूना देखने को कहा। मैंने भाषा के ज्ञान का अपना भंडार खाली कर दिया और कवि ने मेरे कहे हुए शब्दों को उसी क्रम से सुना दिया जिस क्रम में वो कहे गए थे। उनकी इस शक्ति पर मुझे ईर्ष्या हुई, लेकिन मैं उन पर मुग्ध न हुआ। मुझे मुग्ध करने वाली वस्तु का परिचय तो बाद में हुआ। वो था उनका व्यापक शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चारित्र्य और आत्मदर्शन करने का उनका उत्कट उत्साह। बाद में मुझे पता चला कि वे आत्मदर्शन के लिए ही अपना जीवन बिता रहे थे। जब हंसते खेलते हर काम में मुझे हरि के दर्शन हो, तभी मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। मुक्तानंद कहते हैं, मेरे स्वामी तो भगवान हैं और वे ही मेरे जीवन की डोर हैं। मुक्तानंद का यह वचन उनकी जीभ पर तो था ही, पर वो उनके हृदय में भी अंकित था। वे स्वयं हजारों का व्यापार करते, हीरे मोती की परख करते, व्यापार की समस्याएं सुलझाते, पर यह सब उनका विषय न था। उनका विषय, उनका पुरुषार्थ तो था आत्म परिचय, हरिदर्शन। उनकी गद्दी पर दूसरी कोई चीज हो चाहे ना हो, पर कोई ना कोई धर्म पुस्तक और डायरी तो अवश्य ही रहती थी। व्यापार की बात समाप्त होते ही धर्म पुस्तक खुलती अथवा उनकी डायरी खुलती। उनके लेखों का जो संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसका अधिकांश इस डायरी से ही लिया गया है।
जो मनुष्य लाखों के लेन देन की बात करके तुरंत ही आत्मज्ञान की गूढ़ बातें लिखने बैठ जाए, उसकी जाति व्यापारी की नहीं बल्कि शुद्ध ज्ञानी की ही है। उनका ऐसा अनुभव मुझे एक बार नहीं कई बार हुआ। मैंने कभी उन्हें मूर्छा की स्थिति में नहीं पाया। मेरे साथ उनका कोई स्वार्थ नहीं था। मैं उनके बहुत निकट संपर्क में रहा हूँ। उस समय मैं एक भिखारी बैरिस्टर था, पर जब भी मैं उनकी दुकान पर पहुंचता, वे मेरे साथ धर्म चर्चा के सिवाय दूसरी कोई बात करते ही नहीं थे। यद्यपि उस समय मैं अपनी दिशा स्पष्ट नहीं कर पाया था। ये भी नहीं कह सकता कि साधारणतः मुझे धर्म चर्चा में रस था, फिर भी रायचंद भाई की धर्म चर्चा में मैं रुचिपूर्वक सुनता था। उसके बाद मैं अनेक धर्माचार्यों के संपर्क में आया हूँ। मैंने हर एक धर्म के आचार्यों से मिलने का प्रयत्न किया है, पर मुझ पर जो छाप रायचंद भाई ने डाली वैसी दूसरा कोई नहीं डाल सका। उनके बहुतेरे वचन मेरे हृदय में सीधे उतर जाते थे। मैं उनकी बुद्धि का सम्मान करता था। उनकी प्रामाणिकता के लिए भी मेरे मन में उतना ही आदर था। इसलिए मैं जानता था कि वे मुझे जानबूझकर गलत रास्ते नहीं ले जाएंगे और जो उनके मन में होगा वही कहेंगे। इस कारण अपने आध्यात्मिक संकट के समय मैं उनका आश्रय लिया करता था। रायचंद भाई के प्रति इतना आदर रखते हुए भी मैं उन्हें धर्मगुरु के रूप में अपने हृदय में स्थान न दे सका। मेरी वह खोज तो आज भी चल रही है। हिंदू धर्म में गुरु पद को जो महत्व दिया है, उसमें मैं विश्वास रखता हूँ। गुरु बिना ज्ञान न होए, इस वचन में बहुत कुछ सच्चाई है। अक्षर ज्ञान देने वाले अपूर्ण शिक्षक से काम चलाया जा सकता है, पर आत्मदर्शन कराने वाले अपूर्ण शिक्षक से तो चलाया ही नहीं जा सकता। गुरु पद संपूर्ण ज्ञानी को ही दिया जा सकता है। गुरु की खोज में ही सफलता निहित है, क्योंकि शिष्य की योग्यता के अनुसार ही गुरु मिलता है। इसका अर्थ यह है कि योग्यता प्राप्ति के लिए प्रत्येक साधक को संपूर्ण प्रयत्न करने का अधिकार है और इस प्रयत्न का फल ईश्वराधीन है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि रायचंद भाई को अपने हृदय को स्वामी नहीं बना सका, तो भी मुझे समय समय पर उनका सहारा किस प्रकार मिला है, इसे हम आगे देखेंगे। यहाँ तो इतना कहना ही काफी होगा कि मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले आधुनिक पुरुष 3 हैं। रायचंद भाई ने अपने जीवन संपर्क से, टॉल्स्टॉय ने वैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से, और रस्किन ने अनटू दिस लास्ट सर्वोदय नामक पुस्तक से मुझे चकित कर दिया। पर इन प्रसंगों की चर्चा आगे यथास्थान होगी। भाग 2, अध्याय 2, संसार प्रवेश। बड़े भाई ने मुझ पर बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी। उनको पैसे का, कीर्ति का और पद का बहुत लोभ हुआ था। उनका दिल बादशाही का था। उदारता उन्हें फिजूल खर्ची की हद तक ले जाती थी। इस कारण और अपने भोले स्वभाव के कारण उन्हें मित्रता करने में देर न लगती थी। इस मित्र मंडली की मदद से वो मेरे लिए मुकदमे लाने वाले थे। उन्होंने ये भी मान लिया था कि मैं खूब कमाऊंगा, इसलिए घर खर्च बढ़ा रखा था। मेरे लिए वकालत का क्षेत्र तैयार करने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी। जाति का झगड़ा मौजूद ही था। उसमें 2 तड़ें पड़ गई थी। एक पक्ष ने मुझे तुरंत जाति में ले लिया, दूसरा पक्ष ना लेने पर डटा रहा। जाति में लेने वाले पक्ष को संतुष्ट करने के लिए राजकोट ले जाने से पहले भाई मुझे नासिक ले गए, वहां गंगा स्नान कराया और राजकोट पहुंचने पर जाति भोज दिया। मुझे इस काम में कोई रुचि नहीं थी। बड़े भाई के मन में मेरे लिए अगाध प्रेम था और मैं मानता हूं कि उनके प्रति मेरी भक्ति भी वैसी ही थी। इसलिए उनकी इच्छा को आदेश मानकर मैं यंत्र की भांति बिना समझे उनकी इच्छा का अनुसरण करता रहा। जाति का प्रश्न इससे हल हो गया। जाति की जिस तड़ से मैं बहिष्कृत रहा, उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न मैंने कभी नहीं किया। न मैंने जाति के किसी मुखिया के प्रति मन में कोई रोष रखा। उनमें मुझे तिरस्कार से देखने वाले लोग भी थे। उनके साथ मैं नम्रता का बर्ताव करता था। जाति के बहिष्कार संबंधी कानून का मैं संपूर्ण आदर करता था। अपने सास ससुर के घर अथवा अपनी बहन के घर में पानी तक नहीं पीता था। वे छिपे तौर पर पिलाने को तैयार भी होते, पर जो काम खुले तीर से ना किया जा सके उसे छिपकर करने के लिए मेरा मन तैयार नहीं था। मेरे इस व्यवहार का परिणाम ये हुआ कि जाति की ओर से मुझे कभी कोई कष्ट नहीं दिया गया।
यही नहीं बल्कि आज भी मैं जाति के एक विभाग में विधिवत बहिष्कृत माना जाता हूँ। फिर भी उनकी ओर से मैंने सम्मान और उदारता का ही अनुभव किया। उन्होंने मेरे कार्य में मुझे मदद भी दी है और मुझसे ये आशा तक नहीं रखी जाती कि जाति के लिए मैं कुछ न कुछ करूं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये मधुर फल मेरे अप्रतिकार का ही परिणाम है। यदि मैं जाति में सम्मिलित होने की खटखट की होती, अधिक तड़े पैदा करने का प्रयत्न होता, जाति वालों को छेड़ा चिढ़ाया होता, तो वो अवश्य मेरा विरोध करते और मैं विलायत से लौटते ही उदासीन और अलिप्त रहने के स्थान पर खटपट के फंदे में फंस जाता और केवल मिथ्या तत्व का पोषण करने वाला बन जाता। पत्नी के साथ मेरा संबंध अब भी जैसा मैं चाहता था वैसा बना नहीं था। विलायत जाकर भी मैं अपने ईर्ष्यालु स्वभाव को छोड़ नहीं पाया था। हर बात में मेरा छिंद्रान्वेषण और मेरा संशय वैसा ही बना रहता। इससे मैं अपनी मनोकामनाएं पूरी न कर सका। पत्नी को अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए। मैंने सोचा था कि ये काम मैं स्वयं करूंगा, पर मेरी विषयासक्ति ने मुझे ये काम करने को ही न दिया और अपनी इस कमजोरी का गुस्सा मैंने पत्नी पर उतारा। एक समय तो ऐसा भी आया जब मैंने उसे उसके मायके ही भेज दिया और अतिशय कष्ट देने के बाद ही फिर से उसे अपने साथ रखना स्वीकार किया। बाद में मैंने अनुभव किया कि इसमें मेरी नादानी के सिवा कुछ नहीं था। बच्चों की शिक्षा के विषय में मैं सुधार करना चाहता था। बड़े भाई के बालक थे और मैं भी एक लड़का छोड़ गया था जो अब 4 साल का हो रहा था। मैंने सोचा था कि इन बालकों से कसरत कराऊंगा, उन्हें मजबूत बनाऊंगा और उन्हें अपने सहवास में रखूंगा। इसमें भाई की सहानुभूति थी। इसमें मैं थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त कर सका था। बच्चों का साथ मुझे बहुत रुचा और उन्हें हंसी मजाक करने की मेरी आदत अब तक बनी हुई है। तभी से मेरा ये विचार बना है कि मैं बच्चों के शिक्षक का काम अच्छी तरह कर सकता हूँ। खाने पीने में सुधार करने की आवश्यकता स्पष्ट थी। घर में चाय कॉफी को जगह मिल चुकी थी। बड़े भाई ने सोचा कि मेरे विलायत से घर लौटने से पहले विलायत की कुछ हवा तो दाखिल हो ही जानी चाहिए। इसलिए चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय आदि जो चीजें पहले घर में केवल दवा के रूप में और सभ्य मेहमानों के काम आया करती थीं, वे अब सबके लिए बरती जाने लगी। ऐसे वातावरण में मैं अपने सुधार लेकर पहुंचा। ओटमील पारिस जई की लापसी को घर में जगह मिली। चाय कॉफी के बदले कोको शुरू हुआ, पर यह परिवर्तन तो नाम मात्र को ही था। चाय कॉफी के साथ कोको और बढ़ गया। बूट मोजे घर में घुस ही चुके थे। मैंने कोट पतलून से घर को पुनीत किया। इस तरह खर्च बढ़ा, नवीनताएं बढ़ी, घर पर सफेद हाथी बन गया। पर यह खर्च लाया कहां से जाए? राजकोट में तुरंत धंधा शुरू करता हूं तो हंसी होती है। मेरे पास ज्ञान तो इतना भी न था कि राजकोट में पास हुए वकील के मुकाबले में मैं खड़ा हो सकूं। तिस पर फीस उससे 10 गुनी लेने का दावा। कौन मूर्ख मुवक्किल मुझे अपना काम देता? अथवा कोई ऐसा मूर्ख मिल भी जाए तो क्या मैं अपने अज्ञान में धृष्टता और विश्वासघात की वृद्धि करके अपने ऊपर संसार का ऋण और बढ़ा लूं? मित्रों की सलाह ये रही कि मुझे कुछ समय के लिए बंबई जाकर हाईकोर्ट की वकालत का अनुभव प्राप्त करना चाहिए और हिंदुस्तान के कानून का अध्ययन करना चाहिए और कोई मुकदमा मिल सके तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं बंबई के लिए रवाना हुआ। वहां घर बसाया, रसोइया रखा। रसोइया मेरे जैसा ही था, ब्राह्मण था। मैंने उसे नौकर की तरह कभी रखा ही नहीं। ये ब्राह्मण नहाता था पर धोता नहीं था। उसकी धोती मैली, जनेऊ मैला। शास्त्र के अभ्यास से उसे कोई सरोकार नहीं। लेकिन अधिक अच्छा रसोइया कहां से लाता? क्यों रविशंकर? उसका नाम रविशंकर था। तुम रसोई बनाना तो जानते नहीं, पर संध्या आदि का क्या हल है? क्या बताऊं भाई साहब, हल मेरा संध्या तर्पण है और कुठाल खटकरम है। अपने राम तो ऐसे ही बामन है। कोई आप जैसा निभा ले तो निभ जाऊं, नहीं तो आखिर खेती तो अपनी है ही। मैं समझ गया कि मुझे रविशंकर का शिक्षक बनना होगा। समय मेरे पास बहुत था। आधी रसोई रविशंकर बनाता और आधी मैं। मैंने विलायत की अन्नाहारी वाली खुराक के प्रयोग यहां शुरू किए। एक स्टोव खरीदा। मैं स्वयं तो पंक्ति भेद को मानता नहीं था। रविशंकर को भी
उसका आग्रह ना था। इसलिए हमारी पटरी ठीक जम गई। शर्त या मुसीबत जो कहो सो ये थी कि रविशंकर ने मैल से नाता तोड़ने और रसोई साफ रखने की सौगंध ले रखी थी, लेकिन मैं 4-5 महीने से अधिक मुंबई में रह ही ना सका क्योंकि खर्च बढ़ जाता था और आमदनी कुछ नहीं थी। इस तरह मैंने संसार में प्रवेश किया। बैरिस्ट्री मुझे अखरने लगी। आडंबर अधिक, कुशलता कम, जवाबदारी का ख्याल मुझे दबोच रहा था। अध्याय 3, पहला मुकदमा। बंबई में एक ओर मेरी कानून की पढ़ाई शुरू हुई और दूसरी ओर मेरे आहार के प्रयोग चले और उनमें वीरचंद गांधी मेरे साथ हो गए। तीसरी तरफ भाई ने मेरे लिए मुकदमे खोजने की कोशिश शुरू की। कानून की पढ़ाई का काम धीमी चाल से चला। जाब्ता दीवानी, सिविल प्रोसीजर कोड किसी तरह गले नहीं उतरता था। एविडेंट एक्ट, कानून शहादत की पढ़ाई ठीक चली। वीरचंद गांधी सॉलिसिटर बनने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए वे वकीलों के बारे में बहुत कुछ कहते रहते थे। फिरोज शाह मेहता की होशियारी के कारण उनका अगाध कानूनी ज्ञान है। एविडेंट एक्ट तो उनको जबानी याद है। धारा 32 के हर एक मुकदमे की उन्हें जानकारी है। बदरुद्दीन तैयब जी की होशियारी ऐसी है कि न्यायाधीश भी उसके सामने चौंधिया जाते हैं। बहस करने की उनकी शक्ति अद्भुत है। इधर मैं इन महारथियों की बातें सुनता और उधर मेरी घबराहट बढ़ जाती। वे कहते 5-7 साल तक बैरिस्टर का अदालत में जूतियां तोड़ते रहना आश्चर्यजनक नहीं माना जाता, इसलिए मैंने सॉलिसिटर बनने का निश्चय किया है। कोई 3 साल के बाद भी तुम अपना खर्च चलाने लायक कमा लो तो कहना होगा कि तुमने खूब प्रगति कर ली है। हर महीने खर्च बढ़ता जाता था। बाहर बैरिस्टर की तख्ती लटकाए रहना और घर में बैरिस्ट्री करने की तैयारी करना। मेरा मन इन दो के बीच कोई मेल नहीं बैठा पाता था, इसलिए कानून की मेरी पढ़ाई व्यग्र चित्र से ही होती थी। शहादत के कानून में कुछ रुचि पैदा होने की बात तो ऊपर कह ही चुका हूं। मेन का हिंदू लॉ मैंने बहुत रुचि पूर्वक पढ़ा, पर मुकदमा लड़ने की हिम्मत नहीं आई। अपना दुख किसे बताऊं। मेरी दशा ससुराल गई हुई नई बहू जैसी हो गई। इतने में मुझे मम्मी बाई का मुकदमा मिला। स्मॉल कॉज कोर्ट यानी कि छोटी अदालत में जाना था। मुझसे कहा गया कि दलाल को कमीशन देना पड़ेगा। मैंने साफ इनकार कर दिया। पर फौजदारी अदालत के सुप्रसिद्ध वकील श्री, जो हर महीने 3-4 हजार कमाते हैं, भी कमीशन देते हैं। मुझे कौन सी उनकी बराबरी करनी है। मुझे तो हर महीने 300 रुपये मिल जाएं तो काफी है। पिताजी को कौन इससे अधिक मिलते थे। और वो जमाना बदल गया है। बंबई का खर्च बड़ा है। तुम्हें व्यवहार की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। मैं टस से मस नहीं हुआ। कमीशन मैंने नहीं ही दिया। फिर भी मम्मी बाई का मुकदमा तो मुझे मिला। मुकदमा आसान था। मुझे ब्रीफ यानी मेहनताने के 30 रुपए मिले। मुकदमा एक दिन से ज्यादा चलने वाला नहीं था। मैंने पहली बार स्मॉल कॉज कोर्ट में प्रवेश किया। मैं प्रतिवादी की तरफ से था, इसलिए मुझे जिरह करनी थी। मैं खड़ा तो हुआ, पर पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा। मुझे ऐसा लगा मानो अदालत घूम रही है। सवाल कुछ सूझते ही ना थे। जज हंसा होगा, वकीलों को तो मजा आया होगा, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा था। मैं देखता क्या। मैं बैठ गया। दलाल से कहा, मुझसे मुकदमा नहीं चल सकेगा। आप पटेल को सौंपिए, मुझे दी हुई फीस वापस ले लीजिए। पटेल को उसी दिन 51 रुपए देकर वकील किया गया। उनके लिए तो वो बच्चों का खेल था। मैं भागा। मुझे याद नहीं कि मुवक्किल जीता या हारा। मैं शर्माया। मैंने निश्चय किया कि जब तक पूरी हिम्मत ना आ जाए कोई मुकदमा नहीं लूंगा, और फिर दक्षिण अफ्रीका जाने तक कभी अदालत में गया ही नहीं। इस निश्चय में कोई शक्ति ना थी। ऐसा कौन बेकार बैठा था जो हारने के लिए अपना मुकदमा मुझे देता। इसलिए मैं निश्चय ना करता तो भी कोई मुझे अदालत में जाने की तकलीफ देने वाला नहीं था। पर बंबई में मुझे अभी एक और मुकदमा मिलने वाला था। इस मुकदमे में अर्जी दावा तैयार करना था। एक गरीब मुसलमान की जमीर पोरबंदर में जब्त हुई थी। मेरा पिताजी का नाम जानकर वो उनके बैरिस्टर बेटे के पास आया था। मुझे उसका मामला लचर लगा।
पर मैंने अर्जी दावा तैयार करके देना कबूल कर लिया। छपाई का खर्च मुवक्किल को देना था। मैंने अर्जी दावा तैयार कर दिया, मित्रों को दिखाया, उन्होंने पास कर दिया और मुझे कुछ कुछ विश्वास हुआ कि मैं अर्जी दावे लिखने लायक तो जरूर बन सकूंगा। असल में मैं इस लायक था भी। मेरा काम बढ़ता गया। मुफ्त में अर्जियां लिखने का धंधा करता तो अर्जियां लिखने का काम तो मिलता, पर उससे दाल रोटी की व्यवस्था कैसे होती। मैंने सोचा कि मैं शिक्षक का काम तो अवश्य ही कर सकता हूँ। मैंने अंग्रेजी का अभ्यास काफी किया था, अतः मैंने सोचा कि यदि किसी हाई स्कूल में मैट्रिक की कक्षा में अंग्रेजी सिखाने का काम मिल जाए तो कर लूं। खर्च का गड्ढा कुछ तो भरे। मैंने अखबारों में विज्ञापन पढ़ा, आवश्यकता है अंग्रेजी शिक्षक की, प्रतिदिन 1 घंटे के लिए वेतन 75 रुपए। ये एक प्रसिद्ध हाई स्कूल का विज्ञापन था। मैंने प्रार्थना पत्र भेजा, मुझे प्रत्यक्ष मिलने की आज्ञा हुई। मैं बड़ी उमंगों के साथ मिलने गया, पर जब आचार्य को पता चला कि मैं बीए नहीं हूं तो उन्होंने मुझे खेदपूर्वक विदा कर दिया। पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की है। लैटिन मेरी दूसरी भाषा थी। मैंने कहा, सो तो ठीक है, पर हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। मैं लाचार हो गया, मेरी हिम्मत टूट गई। बड़े भाई भी चिंतित हुए। हम दोनों ने सोचा कि बंबई में अधिक समय बिताना निरर्थक है, मुझे राजकोट में ही जमना चाहिए। भाई स्वयं छोटे वकील थे, मुझे अर्जी दावे लिखने का कुछ न कुछ काम तो दे ही सकते थे। फिर राजकोट में तो घर का खर्च चलता ही था, इसलिए बंबई का खर्च कम कर डालने से बड़ी बचत हो जाती। मुझे ये सुझाव जचा। यूं कुछ लगभग 6 महीने रहकर बंबई का घर हमने समेट लिया। जब तक बंबई में रहा मैं रोज हाई कोर्ट जाता था, पर मैं ये नहीं कह सकता कि वहां मैंने कुछ सीखा। सीखने लायक कुछ समझ मुझ में थी ही नहीं। कभी कभी तो मुकदमा समझ में ही नहीं आता और उसकी कार्यवाही में रुचि नहीं रहती, तो बैठा बैठा झपकियां भी लेता रहता। यूं झपकियां लेने वाले दूसरे सारथी भी मिल गए थे। इससे मेरी शर्म का बोझ हल्का हो जाता था। आखिर मैं यह समझने लगा कि हाईकोर्ट में बैठकर ऊँघना फैशन के खिलाफ नहीं है। फिर तो शर्म की कोई वजह ही नहीं थी। यदि इस युग में भी मेरे समान कोई बेकार बैरिस्टर बंबई में है तो उसके लिए अपना एक छोटा सा अनुभव मैं यहां लिख देता हूं। घर गिरगांव में होते हुए भी मैं शायद ही कभी गाड़ी भाड़े का खर्च करता था। ट्राम में भी क्वचित ही बैठता था। अक्सर गिरगांव से हाईकोर्ट तक प्रतिदिन पैदल ही जाता था। इसमें पूरे 45 मिनट लगते थे और वापसी में तो बिना चूके पैदल ही घर आता था। दिन में धूप लगती थी, पर मैंने उसे सहन करने की आदत डाल ली थी। इस तरह मैंने कॉफी के पैसे बचाए। बंबई में मेरे साथी बीमार पड़ते थे, पर मुझे याद नहीं कि मैं एक दिन भी बीमार पड़ा हूं। जब मैं कमाने लगा तब भी इस तरह पैदल ही दफ्तर जाने की आदत मैंने आखिर तक कायम रखी। इसका लाभ मैं आज तक उठा रहा हूं। तो दोस्तों, ये था महात्मा गांधी की जिंदगी के कुछ छुए अनछुए पहलू। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आए होंगे और साथ ही साथ इस चैनल पर सुनाई जा रही अन्य कहानियां भी आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स भेजते रहें। आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहन देते हैं। जल्द लौटूंगा एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अनिरुद्ध एक बार फिर एक कहानी मेरी ज़ुबानी सीरीज में। धन्यवाद।